हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं डीबीएमएस डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम लोग देख रहे हैं ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल वाले यूनिट को। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं डेडलॉक का। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे मूव करेंगे। हम जब लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे डेडलॉक का, क्यों? क्योंकि ये डेडलॉक जो है आपको डिटेल में पढ़ना था ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको अच्छे से पढ़े होंगे। बस यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को डेडलॉक का यूज़ हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे जो है ट्रांजेक्शन से रिलेट करके डेडलॉक को समझा दे रहे हैं। तो चलिए डेडलॉक का मतलब समझते हैं, ये होता क्या है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो डेडलॉक अकर व्हेन टू और मोर ट्रांजैक्शन वेट इनडेफिनेटली फॉर ईच अदर। मतलब एक दूसरे का वेट करते जा रहे हैं इंडेफिनिट टाइम तक, जिसको हम लोग बोल देते हैं डेडलॉक। दो या दो से ज़्यादा ट्रांजैक्शन। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग लिए थे और समझे थे कि ट्रांजैक्शन ए है, ये समझिए T1, और ये ट्रांजैक्शन T2 है। ठीक है, ट्रांजैक्शन ए ने क्या किया, होल्ड कर लिया। ए पे लॉक लगा के उसको होल्ड कर लिया और वेट कर रहा है बी का। वहीं पे ट्रांजैक्शन B2 जो है T2, ये क्या किया, ये जो है बी को अपने अंदर होल्ड कर लिया और वेट कर रहा है ए का। तो ये उसका वेट कर रहा है और ये जो है उसका वेट कर रहा है। ये जो है ये इसका वेट कर रहा है और ये जो है ये इसका वेट कर रहा है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे का वेट करते रहेंगे फॉर एवर के लिए, और ये जहाँ पे जो है हमारा डेडलॉक अकर हो जाएगा। ठीक है, तो डेडलॉक का कंडीशन क्या है? डेडलॉक का कंडीशन हमने पढ़ा था कि चार कंडीशन हमारे पास नेसेसरी कंडीशन होता है डेडलॉक होने के लिए। एक होता है म्यूचुअल जो है एक्सक्लूजन। अगला हमारे पास होता है होल्ड एंड वेट। उसके बाद नो प्रियम्पशन एंड सर्कुलर वेट। तो नेसेसरी कंडीशन हमारे पास जो है डेडलॉक होने के लिए ये चार होता है। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आप इसको डिटेल में पढ़े होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन को, मतलब डेडलॉक हम कैसे बचा सकते हैं। तो डेडलॉक बचाने का तरीका क्या है उसको समझिएगा। तो जैसे कि डेडलॉक प्रिवेंशन कहने का मतलब ये है कि डेडलॉक कैन बी प्रिवेंटेड बाय रिमूविंग वन डेडलॉक कंडीशन। जैसे कि यहाँ पे डेडलॉक कंडीशन जो था हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रियम्पशन, सर्कुलर वेट नेसेसिटी कंडीशन है। हम क्या करेंगे, किसी एक को हटा देंगे तो हमारा जो है काम हम निकल जाएगा, डेडलॉक प्रिवेंस हो जाएगा। जैसे कि रिसोर्स ऑर्डरिंग हो गया, टाइम आउट मेथड हो गया, ये सब हमारा जो है कुछ कुछ मेथड है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं। डेडलॉक डिटेक्शन का बात करें तो सिस्टम चेक करता है वेट फॉर ग्राफ के जरिए कि वहाँ पे डेडलॉक है कि नहीं। अगर वहाँ पे साइकिल बन गया तो डेडलॉक है, अदरवाइज नहीं है। तो सिस्टम चेक करते रहता है वेट फॉर ग्राफ को। वेट फॉर ग्राफ में क्या होता है, वेट फॉर ग्राफ में जो है हमारे पास नोड जो होता है वो ट्रांजेक्शन को डिनोट करता है और एज जो होता है वो वेटिंग रिलेशनशिप को डिनोट करता है। इसका रूल क्या होता है, इसका रूल ये होता है कि अगर हमारे पास जो है साइकिल एग्जिस्ट कर गया, साइकिल आ गया, तो वहाँ पे डेडलॉक होगा ही होगा। अगर हम डेडलॉक को रिमूव करना चाहते हैं तो अलग अलग मेथड है रिमूव करने का। डेडलॉक को अगर हम रिकवर करना चाहते हैं, डेडलॉक रिकवरी मेथड पढ़ना चाहते हैं, तो उसका भी अलग अलग मेथड होता है। जैसे कि एवॉर्ड ट्रांजेक्शन कर देंगे तो वो रिकवर हो जाएगा, रोल बैक ट्रांजेक्शन कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा, रिसोर्स का प्रीएम्पशन करवा देंगे तब हमारे पास हो जाएगा। तो ये अलग अलग जो हमारे पास है डेडलॉक रिकवरी का मेथड है। तो इतना आई होप आपको डेडलॉक के बारे में समझ में आया होगा कि डेडलॉक ये होता है और ऐसे ऐसे हमको करते हैं। डिटेल में आपको जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको पढ़ना था, इसलिए हम ज़्यादा नहीं ले रहे, बस थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन ले लिए हैं, क्योंकि हम लोग जो है ज़्यादातर डेडलॉक डेडलॉक बोल दिए थे इसलिए। अब आते हैं अपने एक और टॉपिक पे, जो कि हमारा है ये रिकवरेबल, कि कोई भी ट्रांजेक्शन जो मेरा है वो रिकवरेबल है कि नहीं। अगर है तो हम कैसे उसमें कर सकते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। तो रिकवरेबल हमारा ज़रूरत कब पड़ेगा, हमने पढ़ा था एसिड प्रॉपर्टी, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। तो कंसिस्टेंसी तो प्रोग्रामर के जरिए करवा दिया जाता है। आइसोलेशन जो है उसके लिए हमने सीरियलाइजेबिलिटी पढ़ लिया, उसमें हमने देख लिया कि सीरियलाइजेबल है तो वहाँ पे आइसोलेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे बच जाता है ऑटोमेसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। तो इस एटोमिसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिकवरेबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ते हैं, ताकि इसमें कुछ गड़बड़ हो तो हमारा जो डाटा है वो हमारे पास रिकवर हो पाए। तो ये जो हमारा है रिकवरेबिलिटी, मस्ट बी एबल टू रिकवर अंडर एनी केस ऑफ फेलियर। कोई भी जब केस आ रहा है फेलियर का, तो उस केस में जो है हमारे पास रिकवर करना के लिए एलिजिबल हो, वो एबल हो, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकवरेबिलिटी। हम लोग इस तीन मेथड पढ़ेंगे रिकवरेबिलिटी का। एक होता है रिकवरेबल शेड्यूल, एक होता है कैस्केडलेस शेड्यूल, एक होता है स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल। ये तीनों को हम लोग अभी पढ़ेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं
रिकवरेबल शेड्यूल, इससे हमको ये पता चलेगा ना कि हमारा जो शेड्यूल है वो रिकवर कर पाएगा भी या नहीं कर पाएगा। तो रिकवरेबल शेड्यूल इज वन where for each pair of transaction Ti and Tj such that if Tj read a data item that was previously written by Tj, then commit of Tj Ti appear before commit of Tj। हो सकता है आपको समझ में ना आए, समझाएंगे, बस समझिए, अभी बस पढ़ते हैं। या फिर if T2 depends on T1, T2 read a value written by uncommitted transaction, then commit of T2 must be delayed until commit या rollback of T1। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जैसे मान लेते हैं एक हमारे पास ये ट्रांजेक्शन टी आई है और ये एक ट्रांजेक्शन टी जे है। टी आई ने क्या किया, कोई आइटम पे उसको राइट किया है, ठीक है, राइट किया। तो राइट करने के बाद अगर जो है टी जे उसी आइटम को रीड कर रहा है, राइट करने के बाद उसी आइटम को अगर रीड कर रहा है, तो टी जे जो है यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे जो है ये टी आई जो है वो पहले कमिट या फिर रोल बैक करना चाहिए, किससे, टीजे से पहले। टीजे के कमिट करने से पहले ये जो है जो राइट किया है उसका कमिट या फिर रोल बैक हो जाना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो हमारा जो है रिकवरेबल शेड्यूल होगा। टी फॉर कमिट, आर फॉर रोल बैक, इसको आप समझ लीजिएगा। तो वही लिखा गया है कि रिकवरेबल शेड्यूल इफ वन वेयर फॉर इच पेयर ऑफ ट्रांजेक्शन, जितना पेयर ऑफ ट्रांजेक्शन है उसमें टी आई और टी जे यहाँ पे हमने दो लिया है। जैसे कि टी जे क्या कर रहा है, रीड कर रहा है डेटा आइटम जो कि पहले रिराइट किया गया है टी आई के द्वारा, देन कमिट ऑफ टी आई अपियर बिफोर द कमिट ऑफ टी जे, टी जे के कमिट या फिर रोल बैक से पहले हमारा जो है टी आई का कमिट हो जाना चाहिए। यही कहता है हमारा रिकवरेबल शेड्यूल। चलिए यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि T1 और T2 है, अगर ये राइट कर रहा है और ये रीड कर रहा है, तो ये जो है अगर फेल कर गया तो ये रोल बैक कर जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, रिकवरेबल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, अगर मेरा T1 मान लेते हैं फेल हो गया है, तो T1 जो है रोल बैक कर जाएगा और जो कि डिपेंड कर रहा है यहाँ पे T2 पे। कोई कलर कर देते हैं, फिर यहाँ पे सेम एग्जाम्पल देखिएगा। अगर यहाँ पे मान लेते हैं ये कमिट कर गया, ये जो है कमिट कर गया, अगर कमिट ये कर गया है तो ये तो सेव हो गया है। जब ये फेल हो जाएगा तो ये तो रोल बैक कर जाएगा, जब रोल बैक कर जाएगा तो ये तो डाटा रहा ही नहीं, तो किसको ये रीड किया था, गलत डाटा को रीड कर लिया, तो ये हमारा होता है ई रिकवरेबल। क्योंकि यहाँ पे गलत डाटा जो है वो रीड कर लेगा और उसी को लेके आगे बढ़ जाएगा। इस टाइप का जो होता है रिकवरेबल होता है और इस टाइप का हमारे पास ई रिकवरेबल होता है। सिंपल सा यहाँ पे कहानी है कि जो रीड कर रहा है और उससे पहले कोई अगर उसी डाटा आइटम को राइट किया है, तो उसका कमिट या फिर रोल बैक पहले आना चाहिए, इसके कमिट या फिर रोल बैक से पहले, ठीक है। इसके नोट पॉइंट की बात करें तो रिकवरेबल शेड्यूल में और मे नॉट बी फ्री फ्रॉम जो है रीड राइट प्रॉब्लम, जिसको अनकमिटेड रीड कहते हैं, राइट रीड प्रॉब्लम, डब्ल्यू डब्ल्यू प्रॉब्लम, कैस्केडिंग रोल बैक यहाँ पे हमारा होता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल को लेते हैं, चलिएगा समझिएगा इस एग्जाम्पल को, कि हमारा यहाँ पे T1 और T2 है, यहाँ पे हमने क्या किया, राइट रीड प्रॉब्लम है, ये कमिट कर गया पहले फिर ये कमिट किया, तो ये तो हमारा रिकवरेबल तो है, लेकिन यहाँ पे RW प्रॉब्लम है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारा जो है ये रिकवरेबल तो है, लेकिन ये WW प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमारा जो है ये रिकवरेबल तो है, लेकिन यहाँ पे WR प्रॉब्लम है। तो ये रिकवरेबल का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे हमने वो डिस्कस किया कि हाँ ये सब प्रॉब्लम जो है आ सकता है। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कैस्केडिंग रोलबैक का, जिसको ऑलरेडी हमने बात कर लिया है कि एक सिंगल ट्रांजेक्शन अगर फेल होता है तो वो सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन को रोल बैक करवा देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैस्केडिंग रोल बैक, जिसको ऑलरेडी हमने इससे पहले वाले सेशन में देख चुके हैं। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात कर लेते हैं कैस्केडलेस शेड्यूल या फिर कैस्केडलेस रोल बैक का। अब ये क्या चीज़ होता है समझिएगा, कैस्केडलेस शेड्यूल या फिर कैस्केडलेस रोल बैक शेड्यूल रिकवरेबल। A cascadeless schedule is one where for each pair of transactions Ti and Tj such that Tj read a data item such was previously written by Ti, then commit of Ti appear before the read of Tj or not allowed uncommitted read। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं ये कोई डाटा आइटम रीड करना चाहता है और ये जो है राइट किया है, तो इसके रीड से पहले ही वो कमिट या फिर रोल बैक हो जाना चाहिए। इसके रीड से पहले ही ये जो है ये जो राइट किया है इसका कमिट या फिर रोलबैक हो जाना चाहिए। ये हमारा कहता है कैस्केडलेस शेड्यूल या फिर कैस्केडलेस रोलबैक रिकवरेबल।
ये हमारा कहता है। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, उसमें तो हमारा क्या था कि उसके कमिट से पहले आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कह रहा है उसके रीड करने से पहले ही यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, वो कमिट हो जाना चाहिए। ये हमारा कहता है कैस्केडलेस शेड्यूल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। कैस्केडलेस शेड्यूल जो मेरा है, यहाँ पर भी ये जो है RW प्रॉब्लम आ सकता है, WW प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है WR का प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में देखिएगा ये हमारा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो है ही। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रिक्ट रिकवरेबल। अब ये क्या चीज़ कहता है स्ट्रिक्ट रिकवरेबल, तो स्ट्रिक्ट रिकवरेबल ये कहता है कि यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कोई डाटा आइटम है, वो राइट किया, अगर दूसरा जो है ट्रांजेक्शन उसको रीड या फिर राइट करना चाहता है, तो वो रीड और राइट जो है वो तभी कर पाएगा जब ये रोल बैक कर जाएगा या फिर कमिट कर जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा जो था ये सिर्फ रीड के लिए था, यहाँ पे राइट कर सकता है, यहाँ पे सिर्फ रीड के लिए था, लेकिन यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा जो है रीड या फिर राइट उसके कमिट या फिर रोल बैक के बाद ही कर सकता है। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, नहीं WR का प्रॉब्लम आएगा, नहीं WW का प्रॉब्लम आएगा, नहीं RW का प्रॉब्लम आएगा। जैसे कि ये एग्जांपल में आप देखिएगा कि हमारा सब रूल जो है फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जब देखिएगा तो यहाँ पे हमारा रिकवरेबल क्या कहता है, रिकवरेबल कहता है सिंपल सा हमारे पास जो है वो कमिट से पहले आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा ये आर है, ये भी आर है, ठीक है। यहाँ पे ये सबसे पहले इसके कमिट से पहले जो है ये वाला कमिट कर गया, तो सिंपल सा कहेंगे हमारा जो ये है जो रिकवरेबल है। उसके बाद कैस्केडलेस होगा कि नहीं, तो कैस्केडलेस क्या कहता है, ये अगर हमारे पास रीड कर रहा है राइट के बाद, राइट के बाद जो है अगर रीड कर रहा है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास जो है इसका कमिट पहले होना चाहिए, तो वो हो रहा है, ठीक है। स्ट्रिक्ट रिकवरेबल क्या कहता है, स्ट्रिक्ट रिकवरेबल कहता है ये जो है रीड और राइट तभी करेगा जब वो कमिट कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे ये जो है हमारा स्ट्रिक्ट रिकवरेबल नहीं होगा। ठीक है, अपने end से इसको जो है वेरीफाई कर लीजिएगा। तो ये रहा गाइज हमारे पास रिकवरेबिलिटी का कुछ कुछ चर्चा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने टोटल चीज़ डिस्कस कर लिया रिकवरेबल के बारे में। तो मिलते हैं गाइज अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम लोग जो है आने वाले टॉपिक जैसे कि डाटाबेस रिकवरी सिस्टम को ही बात करेंगे, और इसमें हम लोग जो है आगे बात करेंगे। उससे पहले इसको यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, इसको यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है, यहीं पे निपट जाएगा ये। उसके बाद अपना जो है नया टॉपिक हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए इसको यहीं पे देख लेते हैं गाइज। ओके, क्योंकि इससे रिलेटेड है इसलिए हम यहाँ पे देख लेंगे इसको। डाटाबेस रिकवरी सिस्टम का अगर हम बात करें, तो डाटाबेस रिकवरी सिस्टम इज़ अ प्रोसेस ऑफ रीस्टोरिंग डाटाबेस करेक्ट आफ्टर फेलियर। वही चीज़ है, सिस्टम यहाँ पे इंश्योर करता है डाटा लॉस ना हो, करेक्ट डाटाबेस सिस्टम ऐसी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करके चले। कितने प्रकार का फेलियर हो सकता है डीबीएस में, तो ट्रांजैक्शन फेलियर हो सकता है, सिस्टम क्रैश हो सकता है, मीडिया फेलियर हो सकता है, कम्युनिकेशन फेलियर हो सकता है, ये सब फेलियर यहाँ पे हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें ट्रांजैक्शन फेलियर जो अकरिंग होता है वो किस लिए होता है, लॉजिकल एरर के कारण, इनवैलिड इनपुट के कारण, अर्थमेटिक एरर के कारण, डेडलॉक के कारण। जैसे एग्जांपल इसका है कि डिवाइड बाय जीरो एरर कॉज ट्रांजैक्शन फेलियर, रिजल्ट क्या होता है हमारा, ट्रांजैक्शन अबॉर्ट हो जाता है या फिर रोल बैक हो जाता है। सिस्टम क्रैश फेलियर क्यों होता है, पावर फेलियर की वजह से, हार्डवेयर क्रैश के जरिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश के जरिए, ये सब हमारा जो होता है सिस्टम क्रैश फेलियर होता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है ये फेलियर कॉज्ड बाय डैमेज और स्टोरेज डिवाइस सच है, जैसे कि हार्ड डिस्क हमारा क्रैश हो गया, एसएसडी फेल हो गया, तो ये सब जो हमारा परमानेंट डाटा लॉस होने का चांस रहता है इस समय। अगर हम बात करें जो है डाटाबेस सिस्टम जो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम होता है उसके अगर फेल हो गया तो क्या होगा, तो उस किसके लिए होता है, वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से होता है, कनेक्शन फेलियर की वजह से होता है। तो कितने तरीका है जिससे हम ये सब काम कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है 3 तरीका है, एक होता है लॉक बेस्ड रिकवरी, एक होता है चेक पॉइंट टेक्निक, उसके बाद एक होता है शैडो पेजिंग। ये 3 माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रिकवर कर सकते हैं जो हमारा क्रैश हुआ है, फेल हुआ है उसके। तो यहाँ पे चलिए सबको हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सबसे पहले लॉक बेस्ड रिकवरी को। लॉक बेस्ड रिकवरी हम लोग क्या करते हैं, ये लॉक बेस्ड रिकवरी जो है फाइल स्टोरिंग ट्रांजेक्शन एक्टिविटी, जैसे कि ट्रांजेक्शन स्टार्ट कब हुआ, अपडेट हुआ कि नहीं, कमिट हुआ कि नहीं, रोल बैक हुआ कि नहीं, ये सारा का क्या करता है, रिकॉर्ड रखे रहता है। पर्पस क्या है कि रिकवर हो पाए सिस्टम क्रैश के बाद। जैसे एग्जांपल के लिए लॉक रिकॉर्ड क्या होता है, लॉक रिकॉर्ड इस तरह से होता है, ट्रांजेक्शन हो गया, फिर अपडेट हुआ, कमिट हुआ, इस तरह से उस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन करके चलता है। जैसे कि ट्रांजेक्शन T1 है यहाँ पे, इसका मतलब ट्रांजेक्शन T1 है, फिर ये ए हो गया, फिर ये हमारे पास 5000 जो है
ओल्ड वैल्यू हो गया, न्यू वैल्यू हो गया, इस तरह से रिकॉर्ड हमारा मेंटेन करके चलता है लॉक बेस्ड रिकवरी में। लॉक बेस्ड कितने टाइप का होता है, तो एक होता है डिफर्ड अपडेट, एक होता है इमीडिएट अपडेट। डिफर्ड अपडेट क्या करता है, डाटाबेस अपडेट ओनली आफ्टर ट्रांजेक्शन कमिट, अगर ट्रांजेक्शन कमिट हो रहा है तभी ये जाके अपडेट करेगा। यहाँ पे कोई अंडू का रिक्वायरमेंट नहीं होता, ओनली यहाँ पे रीडू ऑपरेशन यूज होता है। ठीक है, ट्रांजेक्शन तभी कुछ सब कुछ करेगा, चेंज को सेव करेगा जब तक वो कमिट ना हो जाए। इमीडिएट अपडेट ये होता है कि ये जो है ट्रांजेक्शन कमिट होने से पहले डाटाबेस अपडेट कर देता है, डाटाबेस अपडेट कर देता है। इसका यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि यहाँ पे अंडू रीडू दोनों ऑपरेशन होता है। ये क्यों होता है, तो बिकॉज ट्रांजेक्शन में फेल आफ्टर पार्शियल अपडेट होने से के बाद हो सकता है फेल हो जाए, इसलिए हम जो है इमीडिएट अपडेट करते हैं कि कमिट होने से पहले ही उसको क्या करो, सेव कर लो। कमिट होने से पहले ही क्या करो, उसको सेव कर लो ताकि हमारा रिकवर हो पाए जो भी चेंजेस है वो। उसके बाद यहाँ पे अंडू ऑपरेशन क्या होता है, तो अंडू ऑपरेशन सिंपल सा जो होता है रिवर्स होता है ट्रांजेक्शन चेंजेस का। जैसे हम चेंज कर रहे हैं, अगर हम अंडू करेंगे तो वो पहले वाला बन जाएगा। पर्पस क्या होता है, फेल ट्रांजेक्शन को बचाने के लिए, रोल बैक करने के लिए। उसके बाद रीडू ऑपरेशन क्या होता है, तो रीडू सिंपल सा मतलब होता है री अप्लाइड कमिट ट्रांजेक्शन चेंजेस, मतलब एक स्टेप आगे हम लोग जो है अंडू रीडू करते हैं ना उसी तरह से, ताकि ये जो है ड्यूरेबिलिटी को इंश्योर कर पाए। चेक पॉइंट टेक्निक क्या कहता है, तो चेक पॉइंट टेक्निक सिंपल सा कहता है कि हम लोग क्या करेंगे, रिकवरी पॉइंट स्टोर करके रखेंगे पेरिडिकली, ताकि हमारा जो रिकवरी टाइम है, लॉग सर्च टाइम है, जो चेक पॉइंट है वो हमारा हो सके। यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसका वर्किंग क्या होता है। ओके, थोड़ा सा नीचे खिसकाते हैं, तो थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। वर्किंग ऑफ चेक पॉइंट, चेक पॉइंट आखिर काम कैसे करता है, तो चेक पॉइंट में हमारा क्या होता है, डाटाबेस स्टेट सेव रहता है, लॉग सिंक्रोनाइज रहता है डिस्क पे। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे पास चेक पॉइंट है, तो चेक पॉइंट जो है कि फिक्स्ड इंटरवल के बाद हमेशा जो होता है क्रिएट होते रहता है, ताकि हमको पता चले कि हाँ यहाँ तक सेव हो गया, यहाँ तक सेव होगा, इस तरह से, ताकि हमारा रिकवरी जो है फास्ट हो पाए और क्रैश हैंडलिंग अच्छे से इफिशियंट तरीका से हो पाए। नेक्स्ट हमारे पास है शैडो पेजिंग, तीसरा। शैडो पेजिंग इज अ रिकवरी टेक्निक वेयर चेंजेस आर मेड ऑन शैडो कॉपी। यहाँ पे शैडो कॉपी के जरिए से होता है इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल डाटाबेस, यहाँ पे कॉपी क्रिएट करके हम लोग रख लेते हैं। इसका वर्किंग यह है कि हम लोग जो है करेंट पेज या फिर शैडो पेज में रखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में यह है कि ओरिजिनल पेज रिमेन अनचेंज्ड अंटिल ट्रांजेक्शन कमिट, मतलब ओरिजिनल पेज जो है वो हमारा चेंज उसमें नहीं होगा जब तक कमिट ना हो जाए, लेकिन जो हम चेंजेस कर रहे हैं वो उसका कॉपी में जो है वो चेंजेस हो रहा है। एडवांटेज यहाँ पे ये है कि हमारे पास कोई लॉक का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, लॉक का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, फास्ट रिकवरी होता है। थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन इसका कॉम्प्लेक्स होता है, एक्स्ट्रा स्टोरेज लगेगा क्योंकि हम यहाँ पे जो है उसका कॉपी बना रहे हैं, लेकिन एट द एंड यह हमको अच्छा से अच्छा रिजल्ट बना के देगा। रिकवरी मैनेजमेंट का बात कर ले, तो रिकवरी मैनेजमेंट इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टोरिंग डाटाबेस, रीस्टोरिंग डाटाबेस आफ्टर फेलियर। जैसे कि मेंटेन लॉग, परफॉर्म अंडू रीडू, हैंडल क्रैशेस, इंश्योर कंसिस्टेंसी, ये सब हमारा आता है रिकवरी में। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। ओके, तो उससे ही रिलेटेड था इसलिए हम वो यहाँ पे ही इसको डिस्कस कर लिए हैं। तो मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में जहाँ पे हमारा जो है लास्ट सेशन होगा इस यूनिट का। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।